Assalamualaikum. The topic of our discussion today will be methods of preparation of simplest carbonyl compounds that are aldehydes and ketones. सबसे पहले आप देख सकते हो कि हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। ओजोनोलाइसिस। ओजोनो मीन्स ओजोन इन्वॉल्व है, O3 की इन्वॉल्वमेंट है। लाइसिस मीन्स कि यहाँ पे जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है। और ओजोनोलाइसिस हम किसकी करवा रहे हैं? अल्कीन्स की करवा रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे जो पहली बात हम यहाँ डिस्कस करेंगे दैट विल बी कि रिएक्शन की टाइप क्या है। ठीक है, रिएक्शन की टाइप क्या है? टाइप आपको पता होनी चाहिए कि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड क्लीव हो रहा है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन की टाइप होगी दैट विल बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ठीक है, नेट इफेक्ट क्या है? नेट। ठीक है, तो ये देखो, ये कार्बन है, ये दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड बना हुआ है, और ये किस में कन्वर्ट होगा भाई? ये कन्वर्ट होगा इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कैसे कन्वर्ट होगा? गौर करना, ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्लीव होगा। अब ये कार्बन बना लेगा डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ये वाला कार्बन भी बना लेगा डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन। ठीक है, और इस तरह दो कार्बोनाइल कंपाउंड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये कार्बन है, इसने डबल बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ, और बाकी चीज़ें उसी तरह लगी रहेंगी। ये कार्बन है, इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ, और बाकी चीज़ें उसके साथ लगी रहेंगी। तो दो कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, नेट इफेक्ट इसमें ये है। नेक्स्ट बात आ जाती है जी रिएजेंट्स। क्या आ जाती है जी? रिएजेंट्स। रिएजेंट में ये है कि सबसे पहले तो ओजोन से ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, नंबर 1 ओजोन, दैट इज O3। ठीक है, और जो दूसरा स्टेप होता है ना, उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि जिंक डस्ट को यूज़ किया जाता है, प्लस या तो बॉइलिंग वाटर यूज़ करोगे या तो बॉइलिंग वाटर यूज़ करोगे। एंड ये मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स में लिखा है बॉइलिंग वाटर, या फिर इस बॉइलिंग वाटर की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो? एसिटिक एसिड, CH3COOH। ठीक है, एंड ये एसिटिक एसिड वाली जो बात है ये कहाँ पर लिखी है? जिंक इन एसिटिक एसिड, इट इज़ रिटन इन ओल्ड FTB, ओल्ड वर्जन ऑफ FTB। ठीक है, नेक्स्ट बात ये है कि यहाँ पर जो पहला स्टेप है इसमें सॉल्वेंट का यूज़ होता है। ठीक है, सॉल्वेंट, अगर आप सॉल्वेंट की बात करो तो वो पहले स्टेप में ही यूज़ हो जाता है, एंड दैट इज़ ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर को हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो बॉइलिंग वाटर वाली बात है, ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा दूसरे स्टेप में अगर आप बॉइलिंग वाटर यूज़ करोगे। और ये बात लिखी हुई है बेसिकली BTB एंड KPK में। चलो जी, नेक्स्ट बात आ जाती है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी हमने डिस्कस कर लिया, एंड ये वाली बात भी बेसिकली BTB और KPK दोनों में लिखी है, BTB/KPK। द नेक्स्ट थिंग, अगर आप नेट रिएक्शन को प्रॉपरली लिखना चाहो एक्सपैंड करके तो वो क्या होगा? देखो, ये कार्बन है, ये इसने दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है, ये इसने 4 ग्रुप से बॉन्ड बनाया हुआ है, तो हम इसको नेमली कह देते हैं R1, R2, R3 एंड R4। ठीक है, प्लस हम क्या ऐड करेंगे इसमें? ओजोन। ठीक है, O3। सही हो गया। इससे बनेगा क्या? इससे बनेगा ये कि ये वाला बॉन्ड हो जाएगा जी क्लीव। ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा जी? क्लीव। ठीक है, और जब ये बॉन्ड क्लीव होगा तो ठहरें, हाँ, R1 R2 ये इसका बॉन्ड है, ये इसका बॉन्ड है, ये है जी कार्बन, और ये क्या बना देगा? ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड। ठीक है, प्लस ये वाला कार्बन, इसने भी ऑक्सीजन से क्या बना लिया? डबल बॉन्ड,
और ये इसका पहला अल्काइल, ये इसका दूसरा अल्काइल, ठीक है, R3 और R4। अब ये R क्या हो सकता है, R क्या क्या है ये देख लेते हैं जी। दिस R कैन बी एन अल्काइल ग्रुप, ठीक है, या फिर ये क्या हो सकता है जी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। एक बात आपको बताता चलूँ कि जो ओल्ड एफटीपी में पॉइंट लिखा हुआ है जिंक इन एसिटिक एसिड, उसको उसने क्या मेंशन किया है, उसको उसने मेंशन किया है रिड्यूसिंग वर्कअप, रिड्यूसिंग वर्कअप, ठीक है। ये जो सेकंड स्टेप है इट इज़ बेसिकली अ रिड्यूसिंग वर्कअप। समझ आई क्यों रिड्यूसिंग है? देखो जिंक ने बेसिकली ऑक्सीजन लेके निकल जाना है, ठीक है, तो ऑक्सीजन निकाल रहा है, तो जिंक को एज अ क्या यूज़ कर रहे हो आप, जिंक को आप यूज़ कर रहे हो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसलिए इस होल स्टेप को हमने कहा है रिड्यूसिंग वर्कअप, ठीक हो गया। देखो इसका जो मैकेनिज्म है ना सबसे अच्छा चलें जी, अब हम लोग चलने लगे हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ एंड दैट इज़ रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलाइसिस। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे अच्छा ये लिखा हुआ है जी किसमें, ओल्ड एडिशन ऑफ एफटीपी में, ओल्ड एडिशन ऑफ एफटीपी में। तो उससे हम समझेंगे इन डिटेल कि कैसे ये रिएक्शन का मैकेनिज्म प्रोसीड करता है। सबसे पहले तो आपको मैं बताता चलूँ कि ओजोन जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, ओजोन जो है उसका स्ट्रक्चर है क्या। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं एक अदद एल्कीन, ठीक है, स्टेप नंबर 1, स्टेप 1। चलो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि एक अदद हम ले लेते हैं जी एल्कीन, सी डबल बॉन्ड सी, ये ये ये। अब बनाते हैं ओजोन का स्ट्रक्चर। ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ये देखो एक सेंट्रल ऑक्सीजन और इसमें थोड़ा सा बेंड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, ऐसे करके, और ये टर्मिनल ऑक्सीजन, ठीक है, टर्मिनल ऑक्सीजन। इसके ऊपर भी लोन पेयर है, इसके ऊपर भी एक लोन पेयर है, इसके ऊपर भी एक अदद लोन पेयर है, ठीक है। अब ये याद रख लेना कि एक टर्मिनल ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एक टर्मिनल ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। याद रखो एक टर्मिनल ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, एक टर्मिनल ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये बेसिकली हमने इसकी एक रेजोनेंस फॉर्म बनाई है। अब आपको मैं अगर दिखाऊं, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, कॉन्जुगेशन है ना यहाँ पर। आप ऐसा करो कि इस नेगेटिव चार्ज को ना यहाँ मूव करो, ठीक है, तो जब ये यहाँ मूव कराओगे तो ये कहाँ मूव करेगा, यहाँ पर, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि हर जगह जो है सिर्फ लोन पेयर होगा और साथ डबल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। और ये रेजोनेंस फॉर्म्स जो हैं बेसिकली इंटरचेंज होती रहती हैं, लेकिन हम लोगों ने इसकी ये वाली फॉर्म ली है, ठीक है, तो इसको फ़िलहाल रिमूव कर दो। अकॉर्डिंग टू द बुक हम ले लेते हैं जी 3 ऑक्सीजन कनेक्ट कर देने हैं बाय सिंगल बॉन्ड्स। एक पे ले लेना है टर्मिनल पे नेगेटिव चार्ज, एक पे ले लेना है टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज, बात ख़त्म, ठीक है, बाकी सब भूल जाओ। अब क्या होगा, अब मैंने बोला था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफाइल के तौर पे कौन बिहेव करेगा, बोलो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे कौन बिहेव करेगा, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड। अब क्या होगा कि डबल बॉन्ड जो है, ये जो डबल बॉन्ड है ये जाकर इस इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। अब मेरी बात सुनो, अब ये डबल बॉन्ड गया है तो एक कार्बन ही कोई इन दोनों में से बॉन्ड बनाएगा ना। देखो एक इलेक्ट्रॉन इसका था, एक इलेक्ट्रॉन इसका था, अब ये डबल बॉन्ड अगर गया है तो किसी एक कार्बन का तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अब लेट्स सपोज कि ये वाला जो कार्बन है ना बेसिकली उसने अपना तो ये इलेक्ट्रॉन रिटेन किया ही किया है, ये इलेक्ट्रॉन भी इसने ले लिया और इससे उसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब इवेंचुअली इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो फिर ये होगा कि ये जो है ना ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ये जाकर इसके ऊपर अटैक कर देगा, क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो फिर क्या बनेगा, अब आपको बताता हूँ कि भाई इसमें बना क्या। जब ये रिएक्शन करेगा प्रोसीड, ठीक है, तो आपको मिलेगा एक इंटरमीडिएट दैट इज कॉल्ड एज मोलोजोनाइड, दैट इज कॉल्ड एज मोलोजोनाइड, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये इसने इसके साथ बॉन्ड, ये इसके साथ बॉन्ड, ठीक है, और ये बेसिकली कार्बन के अपने 2 बॉन्ड्स।
आई होप अब आपको समझ आई होगी कि मोलोजोनाइड बनता कैसे है। डायरेक्ट अगर आप देखो O3 के साथ रिएक्शन है तो फिर क्या ही समझ आएगी। अब इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों कहा था उसकी आपको समझ आ पाएगी कि जो उसका पहला स्टेप है उसमें इस न्यूक्लियोफाइल ने जाके इस इलेक्ट्रोफाइल पे किया है अटैक और ऐड हो गया अक्रॉस द एडिशन हुई है अक्रॉस द डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसलिए हमने बोला इट इज़ अ बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चलें जी, अब हम लोगों ने क्या बना लिया जी, ये जो इंटरमीडिएट बना है दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एज मोलोजोनाइड। अब मोलोजोनाइड में होगी रीअरेंजमेंट वाई। द आंसर ऑफ वाई इज कि मोलोजोनाइड जो है ये बेसिकली एक अनस्टेबल कंपाउंड है। अनस्टेबल कैसे है, ये देखो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये लोन पेयर है, 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 ये लोन पेयर है। आप ये देखो कि इतने करीब करीब ये लोन पेयर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो होगा ये कि मोलोजोनाइड होगा रीअरेंज। ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि रीअरेंजमेंट कैसे होगी। ये रहा इसका स्टेप 2। ठीक है, एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, लाइक ये बुक में मेंशन नहीं है कि बॉन्ड्स क्लीवेज कैसे हुई है कि रीअरेंजमेंट हुई है। देखो बॉन्ड क्लीवेज ऐसे हुई है कि यहाँ पर हो रही थी रिपल्जन, यहाँ पे हो रही थी ऐसे करके रिपल्जन। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। ठीक हो गया, तो अब हुआ ये है कि इस रिपल्जन की वजह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर गया और ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर गया। ठीक है, ये दो बॉन्ड्स हो गए ब्रेक। अब ये जो दो ऑक्सीजन बचे थे इन्होंने क्या कर लिया, आपस में बॉन्ड बना लिया, आपस में सिंगल बॉन्ड बना लिया ताकि इन दोनों के दो दो बॉन्ड्स पूरे हो जाएं जो यहाँ से टूटे थे। ठीक हो गया, अब क्या होगा कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये हो जाएगा फ्री, ये ऑक्सीजन हो जाएगा फ्री। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन फ्री होगा कार्बन अपना बॉन्ड तोड़ लेगा, कार्बन अपना आपस में जो बॉन्ड है वो तोड़ लेगा। ठीक है, जैसे ही कार्बन अपना बॉन्ड तोड़ेगा ये ऑक्सीजन जो है ये जाकर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, इसके साथ भी बना लेगा और इसके साथ भी बना लेगा। लेट्स सी कि ये काम होता कैसे है। यहाँ पर देखो कि ये कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। ठीक है, अब ये वाले देखो, ये जो साइड पे अटैचमेंट्स थी एल्काइल्स थे या जो भी ग्रुप्स थे, ठीक है, R1 R2 R3 R4, इनको आपने अब ऐसे करके ड्रॉ करना है साइड पे। ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है जी। और ऊपर जो है उसी तरह जिस तरह ऑक्सीजन लगे हुए थे उसी तरह रखने हैं, उसी तरह जैसे ऑक्सीजन लगे हुए थे वैसे ही रखने हैं। ठीक है, अब कंपैरेटिवली ओजोनाइड स्टेबल हो गए, कंपैरेटिवली मोलोजोनाइड के कंपैरिजन में स्टेबल है। और यहाँ पर वो जो ऑक्सीजन वहाँ से निकला था उसने इस कार्बन से भी बॉन्ड बना लिया और इस कार्बन से भी बॉन्ड बना लिया। समझ आई ये बात। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर बन गया किस चीज़ का भाई, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इस स्ट्रक्चर का नाम है ओजोनाइड। ओजोनाइड, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज नेम्ड एज ओजोनाइड। चलो जी, ओजोनाइड के बारे में एक बात आपने याद रखनी है, दैट इज़ कि इट इज़ अ हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड, एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है जो आपको याद होनी चाहिए। इस ओजोनाइड को करते हैं जी कॉपी। ठीक है, ओजोनाइड को करते हैं जी कॉपी और स्टेप 3 में अब हम यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, स्टेप 3 में इसको यूज़ करते हैं। ये देखो स्टेप 3। ठीक है जी, अब स्टेप 3 में होगा क्या, होगा ये कि ओजोनाइड अभी भी एक्सप्लोसिव है। इसको आप किस वर्कअप से गुजारोगे, हमने बोला था रिड्यूसिंग वर्कअप से गुजारेंगे। किससे गुजारेंगे भाई, रिड्यूसिंग वर्कअप। रिड्यूसिंग वर्कअप में क्या क्या आ जाता है, जिंक इन एसिटिक एसिड और जिंक विद बॉइलिंग वाटर। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस और वाटर। ठीक है, ये भी कह सकते हो। अब होगा क्या, होगा ये कि बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। कौन कौन से बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, देखो ये जो बॉन्ड है ना ये वाला, ये शिफ्ट होगा इस कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान। ठीक है, ये जो बॉन्ड है ना ये शिफ्ट होगा इस कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान। अब ऑक्सीजन ने कार्बन से डबल बॉन्ड बनाना है, ऑक्सीजन ने कार्बन से डबल बॉन्ड बनाना है, ऑक्सीजन ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे। ठीक है, जैसे ही ये होगा ये वाला क्या है, ऑक्सीजन अगेन तनहा बच जाएगा। ऊपर देखो यहाँ पर भी यही हुआ था इस बेचारे के साथ, यहाँ से भी ये बेचारा अलहदा हो गया था, तनहा रह गया था, यहाँ पर भी ये तनहा रह जाएगा। लेकिन इस टाइम अब इसे पता चल गया है कि अगर ये यहाँ पर दोबारा कहीं गया तो उसको अगेन धोखा ही मिलेगा। तो वो क्या करता है,
वो ये करता है कि अकॉर्डिंग टू सम बुक्स पहले वो जाता है जी वाटर के पास, उससे बात करता है, ठीक है। जब वो वाटर से बात करता है इस दौरान बाकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसने इसे धोखा दिया था, वो अपना रिएक्शन कंप्लीट कर लेता है। वो क्या करता है भाई, एक ये कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया, एक ये कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया, सही है। साथ क्या होगा अगर आप डिटेल्ड देखो तो उसके अकॉर्डिंग पहले H2O2 बनेगा, H2O2 बनेगा। क्या है ये, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ये बेसिकली एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर तो ये यहीं इसी फॉर्म में रहा तो ये क्या कर देगा, ये करेगा कि भाई ये जो एल्डिहाइड्स और या कीटोन्स जो भी बने हैं इनको फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट ना कर दे, ठीक है। लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए ना, हमें तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स चाहिए, क्योंकि इस मेथड से कार्बोनाइल कंपाउंड्स ऑब्टेन होते हैं। यहाँ पर इस रिड्यूसिंग वर्कअप का काम आता है। जिंक जो है वो अपना एक्शन प्ले करता है, ठीक है। और जिंक क्या करता है कि ये जो बना हुआ था ना H2O2 इसको डीकम्पोज करता है। डीकम्पोज किस में करता है, जब ये जिंक के साथ कंबाइन करेगा तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा। और जिंक पीछे क्या छोड़ देगा, वाटर। जिंक क्या छोड़ देगा, वाटर को, सही है। अब कुछ बुक्स में ये बात है जो मैंने अभी आपको समझाई है और यही डिटेल में ठीक बात है। लेकिन कुछ बुक्स भला क्या कहती हैं, कुछ बुक्स ना एक चीज़ को इग्नोर करके डायरेक्टली कह देती हैं कि भाई ये ऑक्सीजन जो है ना ये जिंक के साथ कंबाइन करेगा और जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। हालांकि एक्चुअल इसका जो मैकेनिज़्म है वो ये है कि पहले ये जाता है जी वाटर के पास, ठीक है। वाटर से कहते हैं कि भाई मेरे साथ बॉन्ड बनाओ, तो वाटर इसको एक्सेप्ट कर लेता है और H2O2 बना देता है। लेकिन वाटर उल्टा हो जाता है अनस्टेबल, फिर वाटर को पता लग जाता है कि मैं तो उल्टा अनस्टेबल हो गया हूँ, ठीक है, मैं तो उल्टा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया हूँ। तो वाटर जल्दी से जिंक के साथ बात करता है, ठीक है। जिंक जो है वो जिंक एक ऑक्सीजन लेके निकल के इसको वापस से वाटर में कन्वर्ट कर देता है और जिंक अपने साथ ऑक्सीजन को मिला लेता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ओजोनोलाइसिस का मैकेनिज़्म था जो कि हमने बड़ी ही डिटेल में समझ लिया। इसका यूज़ अब आ जाता है जी, इसका यूज़ या एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन इसकी क्या है, एप्लीकेशन में बुक्स में बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन लिखी होती है, लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं ये भी हम लोग देखेंगे। देखो नेक्स्ट बात ये आ जाती है कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है, अगर तो उस पर ब्रांचिंग होगी तो फिर बनेगा कीटोन, अगर तो ब्रांचिंग नहीं होगी तो बनेगा एल्डिहाइड। इसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ठीक है। इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग, इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग, चलो जी ये हम समझते हैं। अच्छा सबसे पहली तो बात यह है कि कार्बन कार्बन ने क्या बनाया हुआ है जी, डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन ने क्या बनाया हुआ है जी, डबल बॉन्ड। एक ये जी, एक ये जी, एक ये और एक ये, ठीक है। अब अगर तो यहाँ पे R1 हो, ठीक है, R2 हो, R3 हो और R4 हो, ठीक है। तो अब मुझे एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर तो इनमें से कोई एक अल्काइल है, ठीक है, R1 भी एक अल्काइल है और R4 भी एक अल्काइल है, तो क्या बनेगा कि भाई एक से ये स्ट्रेट चेन बन जाएगी। और अगर तो ये दोनों हाइड्रोजन है, ठीक है, अगर तो जो दूसरा R ग्रुप है एक कार्बन पर, फॉर एग्जांपल अभी इस पार्ट को स्टडी करो, दूसरे को इग्नोर कर दो फॉर एग्जांपल, ठीक है। आप ये देखो कि R1 और R4 अगर तो अल्काइल है तो ये एक क्या बन रही है, स्ट्रेट चेन। ये क्या बन रही है, स्ट्रेट चेन। अगर तो इस स्ट्रेट चेन में ब्रांचिंग होती है, ब्रांचिंग कैसे होगी, अगर तो ये R2 जो है ये अल्काइल निकला, अगर तो R3 ये अल्काइल निकला, ठीक है, तो फिर क्या होगी, ब्रांचिंग। और जैसे ही ब्रांचिंग होगी तो बनेगा कीटोन, समझ आई। अब मैं आपको ना बताता हूँ, देखो अब खुद सोचो कि ये R1 और R2 फॉर एग्जांपल एक अल्काइल है, दोनों ही अल्काइल हैं। तो यहाँ पे जैसे ही कार्बोनाइल बनेगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा भाई, कीटोन बनेगा। अब हम एक्चुअल एग्जांपल की तरफ आते हैं, ठीक है। एक्चुअल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है जी, ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया, ये क्या है, 2 ब्यूटीन। क्या है, 2 ब्यूटीन।
फॉर एग्जांपल जैसे ही यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको क्या लगता है क्या बनेगा? गैस करो भाई, सोचो क्या बनेगा भाई। अभी आपसे डायरेक्ट एमसीक्यूज की बात हो रही है, बीच में कंडीशंस नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट बात करेंगे। ये कार्बोनाइल बना और ये इसके दो बॉन्ड्स, ये कार्बोनाइल बना, इसके दो बॉन्ड्स, ठीक है। अब आपको मेरी बात की समझ आएगी कि मैं क्या कह रहा था, ब्रांचिंग की बात कर रहा था। यहाँ पे क्या है जी? मीथाइल। यहाँ पे क्या है जी? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है जी? हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है जी? मिथाइल। तो दो अदद बन गए एसिटल्डिहाइड, दो अदद बन गए इथेनॉल मॉलिक्यूल्स। अब मेरी बात सुनो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन ना होता और यहाँ पे होता मिथाइल, ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे होता मिथाइल, तो क्या हुआ कि इस कार्बन पे आ गई एक अदद ब्रांचिंग, इस कार्बन पे क्या आ गई? एक अदद ब्रांचिंग आ गई है, सेकंड कार्बन पर आ गई है ब्रांचिंग। जैसे ही यहाँ पे ब्रांचिंग आएगी, यहाँ पर क्या बन जाएगा? कीटोन। एक क्या बन जाएगा जी? कीटोन। अब ये वाला एक सेपरेट सिस्टम है ना, अब यहाँ पर ब्रांचिंग आ गई है तो इसका मतलब ये वाला तो कीटोन बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब यहाँ पर अभी भी एल्डिहाइड ही बनेगा, जो कि एसिटल्डिहाइड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी होता जी एक अदद ब्रांचिंग, ठीक है, थर्ड कार्बन पे भी ब्रांचिंग होती, सेकंड पे भी ब्रांचिंग होती, तो ये क्या होता? 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटूइन, 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटूइन। तो फिर क्या होता है भाई? फिर ये होता, ठीक है, फिर दो आपको मिल जाते एसीटोन। समझ आ गई? तो इस तरह आपने प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना है, ठीक है, डायरेक्टली। जैसे ही वो आपको कोई भी स्ट्रक्चर का नाम दे कि इस स्ट्रक्चर से आपने प्रिडिक्ट करना है कि ओजोनोलाइसिस से क्या बनेगा, फ़ौरन से ये डबल बॉन्ड तोड़ो, इसका अपना कार्बोनाइल बनाओ, इसका अपना कार्बोनाइल बनाओ और प्रोडक्ट्स बता दो। सही है। फॉर एग्जांपल वो ये कह देते कि दो एसीटोन के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो निकल रहे हैं। ऐसा कौन सा एल्कीन है जो दो एसीटोन के मॉलिक्यूल्स दे? आपने क्या करना है? फ़ौरन से ये बॉन्ड तोड़ देना, ये बॉन्ड तोड़ देना, इनका आपस में डबल बॉन्ड बना देना। जैसे ही आप ये स्ट्रक्चर बनाओगे आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या है, ठीक है। ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने पहले ऑप्शंस देख ली तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आप पहले ये वाली ट्रिक अप्लाई करोगे, ठीक है, तो फिर आपका एमसीक्यू 100% करेक्ट होगा। तो ये हम लोगों ने डिटेल में समझ लिया कि इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग क्या होगा। नेक्स्ट इज़ द लास्ट थिंग and that is effect of symmetry. Effect of symmetry. Effect of symmetry. इससे क्या होता है? इसमें दो ही पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला पॉइंट है कि अगर तो एल्कीन जो है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है, अगर तो एल्कीन जो है वो सिमेट्रिकल है, उसका जो दोनों हाफ्स हैं वो सेम है, और अगर तो एल्कीन जो है वो अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल। तो जो सिमेट्रिकल वाला केस है उसके अंदर एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। जो दोनों मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो सेम होंगे, यानी प्रोडक्ट एक ही बनेगा। लेकिन अगर तो अल्कीन अनसिमेट्रिकल है तो फिर एक मिक्सचर मिलेगा, फिर आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब इसको अभी हमने अप्लाई भी किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोनों हाफ्स आइडेंटिकल हैं तो दोनों आपको एसीटोन मिल गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये होता कि एक हाफ आइडेंटिकल नहीं है, तो ये देखो फिर आपको क्या मिलता है? एक तरफ आपको मिल जाता है इथेनॉल, एक तरफ आपको मिल जाता है जी एसीटोन। तो ये क्या बनता है भाई? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली बात थी।